चैप्टर 1 आनंद मनन की मौत। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों? जाने दीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया है। माई पैशनेट माफिया लव सेशन 2 में लेकिन अभी बास 23 चैप्टर उन्होंने अपलोड किया है। डॉन तीवेरी चैप्टर डेली अपलोड होता है। आज 24वां चैप्टर अपलोड होगा। असावल डेली चैप्टर अपलोड होता है, इसलिए मैं इसके डेली एपिसोड अपलोड करूंगा। और आज मैं एक नई कहानी शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी अच्छा सपोर्ट दिखाना। नाम है ऑब्सेस्ड माफिया क्वींस इनोसेंट लव टू। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 125। बंगलौर की सड़कों में जहां हर तरफ स्ट्रीट लाइट्स की जगमगाती रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था, उसी जगमगाती सड़कों के बीच एक ब्लैक कलर की फरारी अपनी तेज स्पीड में सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके पीछे और भी कारें आगे बढ़ रही थी। वो कारें हर एक सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े जा रही थी। बाकी सब ट्रैफिक पुलिस उस कार को देख सिर्फ अपना सिर झुका सकते थे। वहीं पर एक लोगों के बीच एक आदमी ने किसी से पूछा, अरे ये कौन है जो हर सिग्नल को तोड़े जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है? दूसरे आदमी ने कहा, अरे धीरे बोलो, अगर उसके आदमियों ने सुन लिया न तुम्हारी बात तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। वो आदमी डर गया। वो बोला, क्यों, इतने खतरनाक है वो? उद्धरण चिन्ह। दूसरे आदमी ने कहा, खतरनाक? वो यहाँ के सबसे बड़े माफिया आनंद मानन की बेटी है जो खुद एक माफिया है। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी बोला, क्या सच में? लेकिन मैंने कभी उन क्यू को देखा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी बोला, तुमने क्या किसी ने नहीं देखा है उसे? आनंद मानन अपनी बेटी को सबसे छुपा के रखा था। कहा तो ये भी जाता है, आनंद मानन का कोई भी जरूरी फैसला उनकी बेटी से बिना पूछे नहीं लिया जाता था। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी बोला, क्या सच में वो इतनी बड़ी माफिया है? उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी बोला, सिर्फ माफिया ही नहीं, होने वाली नेक्स्ट माफिया क्वीन है। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी बोला, ऐसी बात है तो आज इतनी तेजी से ये कहाँ जा रहे हैं? दूसरा आदमी बोला, तुम्हें नहीं पता है, आज आनंद मानन को किसी ने जान से मार दिया गया है, इसलिए आज ये सब इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो आदमी बोला, सच में? उद्धरण चिन्ह। दूसरे आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरे तरफ वो ब्लैक फरारी एक बहुत बड़े मैंशन के आगे रुकी। उसके साथ उसके पीछे आ रही सभी कारें भी उसके साथ रुक गई और उन कारों में से ब्लैक कपड़े पहने आदमी लोग बाहर आए। देखने से वो लोग बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। वो सब बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह में तैनात हो गए और एक बॉडीगार्ड ने वो ब्लैक कलर की फरारी का डोर जल्दी से जाकर खोला। उसमें से एक गोरा और एक स्लिम पैर बाहर निकला जिसने ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। वो एक लड़की कार के बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर का पेंसिल वन पीस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिख रही थी जिसमें कोई भाव नहीं था। वो उस मेंशन के अंदर गई जहां बहुत बड़े बड़े माफिया बोसेस थे, लेकिन वो लड़की उस सब से बहुत अलग लग रही थी जिसका ऑरा ही उन सबसे ज्यादा अलग था। वो किसी क्वीन के जिसे रॉब में अंदर आए, जिससे सब माफिया बोस उसके आगे अपना सिर झुका रहे थे। वो जानते थे वो अपने बाप से भी अधिक ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की आगे बढ़ी। वहीं हॉल के बीचों बीच एक सफेद चादर से ढकी एक आदमी लेटा हुआ था जिसकी सांसें शायद कब की बंद हो गई थी। वो आदमी आनंद मानन था, बंगलों का सबसे बड़ा माफिया, जो अब निढाल होकर उस सफेद चादर से ढका हुआ था जिसके शरीर पर फूलों की माला चढ़ाई गई थी। वो लड़की धीरे धीरे उस आदमी के पास आई और नीचे उसके पास बैठ गई और अपने नीली आंखों से अपने पापा को देखने लगी जिसके अभी आंखें बंद थी। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, मान्या बेटा। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जिसका नाम मान्या था वो पीछे नहीं मुड़ी और अपने पापा को देखते रही। वो औरत थोड़े से गुस्से में बोली, मान्या, हमें तुमसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है। मान्या ने घुराते हुए बोली, अभी हमें पता नहीं है कि मेरे डैड को मारा किसने है और तुम्हें प्रॉपर्टी की बात करनी है, मिसेज माया मानन। उद्धरण चिन्ह। वो औरत जिसका नाम माया था वो गुस्से से बोली, मान्या, क्या तुम अपनी मैनर्स भूल गई? मोम हूँ मैं तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। मान्या उठकर पीछे मुड़ी और अपने नीली आंखों से घूरते हुए बोली, स्टेप्ड मदर। एंड आई टोल्ड यू डेट यू आर नॉट माई मदर, यू आर जस्ट अ मिस्ट्रेस ऑफ माई फादर, सो डोंट ट्राई टू बी माई मदर, यू वेयर नेवर माई मदर एंड नेवर विल बी गॉट इट। तुम खुद को और अपने बेटे को संभालो जो यहाँ मजे से जी रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़का जो मान्या के उम्र का दिख रहा था वो गुस्से से चीखते हुए बोला, मान्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, मेरी हिम्मत की बात मत करो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा सकती हूँ। माया ने कहा, मान्या तुम शायद भूल रही हो, जब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी तब तुम माफिया बोसेस को अपने कंट्रोल में ले सकती हो, और तुम्हारे डैड की वसीयत में लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती तब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तब तक कोई माफिया नहीं हो। और हाँ, युवराज की कल शादी है और कल ये पूरा का पूरा अंपायर युवराज का हो जाएगा। युवराज, जो वो लड़का अभी मान्या से बात कर रहा था, वो बोला, और इसके साथ माफिया की कुर्सी भी मेरी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो दोनों माँ बेटा हंसने लगे। मान्या ने सर्द आवाज में कहा, चिंगारी से मत खेलो, जब वो सुलगती है न पूरा जला के छोड़ती है। मैं पहले मेरे डैड के मौत का राज जानूंगी, फिर तुम दोनों को देखूंगी, और जहाँ रही ये अंपायर की और माफिया की कुर्सी की, वो आज भी मेरी थी और कल भी मेरी रहेगी। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों उसके जवाब सुन दांत पीसते बस रह गए। मान्या ने वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, मेरे डैड का अच्छे से अंतिम संस्कार करना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सो आई कांट डू दिस। उद्धरण चिन्ह। सब उसकी बात सुन हैरान थे, अभी वो अपने पापा के लिए इतना बोली और वही बेटी अभी बोल रही है वो बिजी है। मान्या ने उन सबको इग्नोर किया। सच ये था कि किसी से ने भी मान्या को नहीं देखा था, माया मानन और युवराज मानन भी नहीं। जब भी मान्या अपने डैड से मिलने आती थी वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए ही रहती थी। मान्या मेंशन से बाहर गई और कार के पास आई। एक बॉडीगार्ड ने डोर खोला, तभी उसे किसका कॉल आया, वो उसके असिस्टेंट रेहान का कॉल था। मान्या ने कार में बैठते हुए कॉल उठाया और सर्द आवाज में बोला, बोलो। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने कहा, मैम आपका आज अवार्ड फंक्शन था, आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने बस कह दिया। रेहान ने कहा, मैम मिस्टर राहुल आहूजा इंडिया आ चुके हैं, जिससे आपकी शादी होने वाली है, क्या हम उन्हें रिसीव करने जाए। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने कहा, नहीं मैं जा रही हूँ, तुम सिर्फ एक पंडित को बुलाओ, मुझे अभी उससे शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने कहा, बट मैम राहुल आहूजा की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने कहा, तो तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो, मेरे फेरों तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, अगर राहुल ने मुझसे झूठ कहा है तो वो आज वहीं मरेगा। उद्धरण चिन्ह। रेहान का तो गला सूख गया। मान्या की बात सुनकर वो जल्दी से बोला, ओके मैम मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने कहा, गुड। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने फोन कट कर दिया और विंडो के बाहर देखने लगी, जहां बड़ी बड़ी पोस्टर लगे हुए थे, जहां एक खूबसूरत सी लड़की सामने की ओर देख स्माइल कर रही थी और नीचे लिखा हुआ मान्या। मान्या उस पोस्टर को देख अपना मास्क उतार दी। वो लड़की और कोई नहीं मान्या ही थी। माफिया के लिए वो मान्या थी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए मान्या वो एक लिस्ट स्टार थी जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती थी, लेकिन उन सब किसी को नहीं पता था मान्या वही माफिया क्वीन है जिससे पूरा बेंगलोर डरता है। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। मान्या का बॉडीगार्ड ने मान्या के कार का डोर खोला और मान्या एलिगेंटली कार से बाहर आई। उसने फिर से अपना मास्क पहन लिया था। वो एयरपोर्ट के अंदर गई। वहां एक आदमी फोन बात कर रहा था, बेबी टेंशन मत लो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, और जहां रही उस मान्या से शादी करने के बाद वो तो मैं उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए शादी कर रहा हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, राहुल। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी जम गया। वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक लड़की मास्क पहने उसी की ओर देख रही है। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने कहा, तुम कौन हो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने अपना फेस से मास्क हटा के कहा, मैं। उद्धरण चिन्ह। राहुल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। को हकलाते हुए बोला, मान्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। मान्या ने कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। राहुल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, वो मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने कहा, हाँ मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ, हम अभी शादी कर रहे हैं। राहुल शोकर्ड था। वो बोला, अभी। उद्धरण चिन्ह। मान्या ने शांति से कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। राहुल बोला, मान्या तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
मान्या, मुझे नहीं लगता है, अब चलो, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो वहां से जाने लगी। राहुल उसे देखे केवल स्माइल कर दिया और कहा, मान्या तुम कितनी भोली हो, आज मैं तुम्हें ठगने वाला हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों कार में बैठ गए। मान्या अलग कार में बैठी थी, वही राहुल दूसरे कार में। वो बहुत खुश था। वो सब शहर से दूर एक पुराने मंदिर में आए थे जिसमें करीब 100 सीढ़ियां थी। राहुल तो उस सीढ़ियों को देख हैरान था। वो मान्या से बोला, मान्या तुम्हें यही शादी करनी थी? मतलब सीरियसली, ऐसे जगह में कौन शादी करता है? मान्या ने कुछ नहीं कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। राहुल ने जब देखा कि मान्या उसे बिना कुछ कहे आगे जा रही है तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वो कुछ करता तो उसका पूरा प्लान खराब हो जाता। राहुल भी उसके पीछे जाकर उद्धरण चिन्ह सीढ़ियों को चढ़ने लगा और सारे बॉडीगार्ड को वहीं रुकने। मान्या ने बोल दिया था, ऊपर वो लोग पहुंचते हैं, वहां एक पंडित रहता है जो वो दोनों के पीठ किए अपनी पूजा कर रहा था। राहुल का तो इतनी सीधी चढ़ चढ़ कर हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन मान्या को कुछ नहीं हुआ। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उस मंदिर को देख रही थी। तभी वो पंडित पीछे मुड़ा और वो दोनों उस पंडित को देख हैरान रह गए। छठू, शादी करो मुझसे। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Like, share and comment for more episodes. जब वो मान्या और राहुल उस पंडित को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। राहुल ने मन में कहा, यार इतना सुंदर दिखने वाला आदमी एक पंडित है, इसे देखकर मेरा मन डोल जाए। मान्या ने उस पंडित को देख कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन राहुल उस पंडित को देख अपनी लार टपका रहा था। मान्या ने राहुल को ऐसे उस पंडित को देखते देखा तो मान्या ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, अंडस्को राहुल क्या कर रहे हो तुम? मान्या की आवाज सुन राहुल होश में आया और बोला, अंडस्को कुछ भी तो नहीं। उस पंडित ने कहा, अंडस्को आप सब मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हैं? उसकी आवाज में परेशानी अच्छे से दिख रही थी। मान्या ने कहा, अंडस्को शादी के लिए। पंडित ने ना समझी में कहा, अंडस्को क्या मतलब है आपका? राहुल ने उस पंडित के कंधे में हाथ रखते हुए बोला, अंडस्को मतलब कि उसकी और मेरी शादी। राहुल उस पंडित के कंधे को मसलते हुए कहा। उस पंडित को राहुल बहुत अजीब लगा। उसने राहुल का हाथ अपने कंधे हटा लिया। राहुल ने एक स्माइल कर दी। उसके चेहरे पर स्माइल किसी हवस की तरह लग रही थी। उस पंडित ने कहा, अंडस्को अच्छा अगर ऐसी ही बात थी बोल देते, शादी करवानी है। ऐसे उठाकर कौन लता है? मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं। मान्या ने थोड़े गुस्से में कहा, अंडस्को क्यों, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो घर में जाकर अपनी बीवी को बोलने वाले हो? उस पंडित ने कहा, अंडस्को नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, वो तो मैं। मान्या ने उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होने दी और कहा, अंडस्को मैं तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई हूँ, जल्दी करो समझे, मेरे पास टाइम नहीं है। पंडित उसके गुस्से भरी आवाज सुन डर गए। वो अजीब हंसी लाते हुए बोला, अंडस्को आप लोग ऐसे शादी करेंगे? आप लोग यही कपड़े पहनकर शादी करने वाले हो? मान्या ने कहा, अंडस्को हाँ। लेकिन राहुल ने कहा, अंडस्को नहीं। पंडित और मान्या दोनों ने राहुल की ओर देखा। राहुल फिर कहा, अंडस्को मान्या तुम ऐसे शादी कैसे कर सकती हो? माना हम दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं, लेकिन ये शादी में हम रियल में एक अच्छे से दूल्हा दुल्हन तो बन ही सकते हैं। मान्या ने कुछ नहीं कहा और अपने असिस्टेंट को फोन करके वेडिंग ड्रेस मंगवा लिया। करीब 10 मिनट में ही उनकी वेडिंग ड्रेस आ चुकी थी। दोनों ने वो वेडिंग ड्रेस पहन ली। राहुल तो उस ड्रेस को देख बहुत खुश था और सेल्फी लिए जा रहा था और उस पंडित को परेशान कर रहा था। बेचारा पंडित, उसे ये सब मजबूरन सहना पड़ रहा था। तभी उनकी नज़र मान्या की ओर गया जो लाल रंग की जोड़े में चलकर आ रही थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, जो मेकअप में आई थी उसी मेकअप उसने वो लहंगा पहन लिया था। वो बहुत चिड़ी हुई दिख रही थी। राहुल उसे देखा और मन में कहा, अंडस्को यार मेरे तो लॉटरी निकल गई, हर खूबसूरत इंसान मेरे ही पास है, इसके शरीर के साथ भी कुछ दिन खेल सकता हूँ। कोई और भी था जो मान्या को अपलक देखे जा रहा था। वो कोई और नहीं, वही पंडित था जिसका दिल 100 के स्पीड में चल रहा था। मान्या ने चिढ़कर राहुल से कहा, अंडस्को हो गया, अब चलो जल्दी। राहुल ने कहा, अंडस्को मान्या बेबी क्या दिख रही हो तुम? इतना बोल वो उसके पास गले लगाने गया, लेकिन मान्या ने उसे रोक दिया और कहा, अंडस्को दूर रहो।
राहुल ने कहा अंडरस्को मान्या हम दोनों की शादी हो रही है, अब हम ये सब कर सकते हैं। मान्या ने कहा अंडरस्को शादी हो रही है, हुई नहीं है समझे तुम। राहुल ने अपने मन में कहा सिर्फ अभी के लिए उड़ लो, उसके बाद तुम्हारी घमंड ऐसा तोड़ूंगा जैसे कि कोई पानी का मटका। वो जल्दी से हवन के सामने बैठ गया और मान्या भी उसके बगल में बैठ गई। फिर उस पंडित ने मंत्र बोलना स्टार्ट किया। 5 मिनट ही हुए थे कि मान्या का फोन में एक मैसेज आया। मान्या ने अपने फोन को जैसे पकड़ा, तभी राहुल ने कहा अंडरस्को मान्या तुम्हें अभी किसी के फोन या मैसेज को देखना नहीं चाहिए। मान्या ने कहा अंडरस्को अपनी बकवास बंद करो। इतना कह उसने फोन को देखा और क्या मैसेज आया है वो देखने लगी। राहुल को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। मान्या जब वो ईमेल देखा तो उसके नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो उस जगह से उठ गई और राहुल और पंडित ने उसे ऐसे उठते देख हैरान थे। राहुल ने हैरानी से पूछा अंडरस्को क्या हुआ मान्या तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई। मान्या ने गुस्से घुराते हुए बोली अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। राहुल जम गया, वो खड़े होकर हड़बड़ाते हुए बोला अंडरस्को ये क्या बोल रही हो तुम। मान्या ने कहा अंडरस्को मैं क्या बोल रही हूँ ये क्या है। उसने फोन में राहुल और उसकी वाइफ जेनी की फोटो दिखा दी जिसमें उन दोनों के 2 बच्चे भी थी। राहुल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मान्या ने कहा अंडरस्को बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझे धोखा देकर। राहुल ने समझाते हुए बोला अंडरस्को मान्या देखो देखो वो मेरे बच्चे नहीं है और वो लड़की मेरी कजिन है। मान्या को और गुस्सा आया और बोली अंडरस्को तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ। बेचारा वो पंडित समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, वो उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। मान्या ने अपने पीछे से एक गन निकाल ली। राहुल और पंडित डर गए। राहुल ने घबराते हुए बोला अंडरस्को माँ मान्या ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास और तुमने ये गन क्यों निकली है। मान्या ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा अंडरस्को मान्या मानन से पूछ रहे हो कि ये गन कहाँ से आई। राहुल जम गया, उसे भी पता था मान्या मानन कौन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक फेमस एक्ट्रेस एक इतनी बड़ी माफिया है। वो डरते हुए बोला अंडरस्को क्वीन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप ही मान्या मानन हो, मुझसे गलती हो गई। मान्या को सब क्वीन कहते थे इसलिए राहुल भी उसे क्वीन कह रहा था, लेकिन मान्या ने हंसते हुए बोली अंडरस्को तुम ही हो ना वो आदमी जो लड़कियों को खिलौना समझकर लड़कियों के सप्लाई करते हो, तुम दोनों मियाँ बीवी यही काम करते हो। राहुल जम गया, वो हैरानी से मान्या को देखने लगा। मान्या ने एक तिरछी स्माइल करते हुए बोली अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि सिर्फ तुम्हारे वजह से मुझे ये पता चला कि कौन कौन लड़कियों के सप्लाई के काम करता है। मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें अब इस गुनाह की सजा तो मिलेगी ही, अब तुम्हें मरना होगा। राहुल गिड़गिड़ाने लगा, वो अपने घुटनों में बैठ गया और रोते हुए बोला अंडरस्को क्वीन माफ कर दो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उन सब का क्या होगा। मान्या ने कहा अंडरस्को तुम्हारी बीवी थी अब नहीं है, उसको तो मैंने अभी ही अपने आदमियों से ऊपर टपका दिया है, और जहाँ रही तुम्हारे बच्चों की उनकी टेंशन मत लो, वो दोनों को मैंने अपनी एकेडमी भेज दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसे घटिया लोगों के परवरिश के साथ वो दोनों बच्चे बड़े हो। राहुल जम गया, लेकिन वो इतना बेशर्म था कि वो बोला अंडरस्को ठीक है आप मेरे बच्चे ले लो, जो करना है कर दो उनके साथ, पर मुझे छोड़ दो। मान्या को बहुत गुस्सा आया, वो उसके बाल पीछे से पकड़कर खींचा और जोर से बोली अंडरस्को तुझे अपनी बच्चों की भी चिंता नहीं है तो तेरे जैसे लोगों को जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं है। इतना बोल वो उसके सर पर सारे गोलियां चला दी। मान्या इस समय बहुत खतरनाक दिख रही थी। वो पंडित बुरी तरह डर गया था। इतना बोल वो राहुल को वही छोड़ दी और अपने हाथ को साफ करने लगी। तभी मान्या का बॉडीगार्ड वहां आया और बोला अंडरस्को क्वीन मिस्टर नाथ यहाँ आए हैं। मान्या ने हैरानी से पूछा अंडरस्को नवीन वो यहाँ क्यों आया है। तभी पीछे से एक आदमी चलकर आया, उसकी उम्र करीब 30 साल की लग रही थी, वो दिखने से एक वकील लग रहा था। वो दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी गंभीरता साफ साफ झलक रही थी। मान्या ने नवीन से पूछा अंडरस्को नवीन क्या बात है। नवीन ने कहा अंडरस्को मान्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है,
युवराज ने आज हो शादी करने का फैसला ले लिया है। मान्या ने पूछा अंडस्को क्या कैसे तुमने उस लड़की को नहीं उठाया अभी तक? नवीन ने कहा अंडस्को मान्या वो लड़की कहाँ है हमें नहीं पता है, मैंने उस लड़की को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन शायद युवराज और मिसेज मानन ने उस लड़की को कहीं छुपा दिया है। अगर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी और माफिया की कुर्सी चाहिए तो तुम्हें अभी ही शादी किसी से करनी होगी, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। मान्या ने गुस्से से कहा अंडस्को क्या कहा तुमने 1 घंटा? तुम पागल हो गए, 1 घंटे में कोई लड़का कहाँ से लाऊं? और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। नवीन ने बड़बड़ाते हुए बोला अंडस्को अगर शादी नहीं भी हुई होती तब मैं इस खतरनाक औरत से शादी नहीं करता। मान्या ने उसे देख घूरते कहा अंडस्को क्या कहा तुमने? नवीन ने हड़बड़ाते हुए बोला अंडस्को कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं सोच रहा था अभी अरमान भी तो नहीं है यहाँ। मान्या ने कुछ नहीं कहा, उसका दिमाग अभी बहुत खराब था। नवीन फिर पीछे देखा और बोला अंडस्को ये कौन है? मान्या ने नीचे देखा और कहा अंडस्को ये वही है जिसने लड़कियों की सप्लाई की थी। नवीन ने कहा अंडस्को नो नो, मेरा मतलब था वो कौन है जो पीछे खड़ा है? मान्या ने पीछे देखा जहां वो पंडित घबराया हुआ खड़ा था। मान्या को जैसे कोई आइडिया आया। वो बोली अंडस्को हे इधर आओ। वो पंडित जम गया, वो घबराते हुए बोला अंडस्को की क्यों? मान्या ने गुस्से से कहा अंडस्को इधर आ रहे हो कि नहीं? वो पंडित जल्दी से उसके पास चला गया। नवीन ने बोला अंडस्को वाओ यू आर सो हैंडसम, वैसे तुम कौन हो? पंडित ने कहा अंडस्को मैं एक पंडित हूँ। नवीन ने हैरान होते हुए बोला अंडस्को मान्या इतने सुंदर पंडित भी होते हैं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित ने कहा अंडस्को मैं यहाँ इनकी शादी के लिए आया था, अब लगता है इनकी शादी नहीं होगी, इसलिए क्या मैं अब जा सकता हूँ? मान्या ने सर्द आवाज में कहा अंडस्को नहीं। पंडित और नवीन दोनों ने हैरानी से मान्या को देखने लगे। मान्या ने फिर कहा अंडस्को तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। पंडित ने कहा अंडस्को क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? मान्या ने कहा अंडस्को क्योंकि तुम्हें अभी मुझसे शादी करनी है, सुना तुमने, शादी करो मुझसे। नवीन और पंडित हैरानी से मान्या को देखने लगे। नवीन ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही उस पंडित ने कहा अंडस्को मैडम जी ये आप क्या कह रही हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मान्या ने कहा अंडस्को अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी भी वही हाल होगा जैसे इस आदमी का हुआ है। वो पंडित डर गया, वो लाचारी उसे देखने लगा। नवीन को उस बेचारे पर बहुत दया आया। वो बोला अंडस्को मान्या ये क्या है, अगर तुम्हें उससे शादी ही करनी है तो प्यार से भी तो बोल सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नवीन ने पंडित से की ओर देखते हुए बोला। पंडित हैरानी से नवीन को देखने लगा। नवीन उसके पास जाकर धीरे से बोला अंडस्को देख भाई, मुझे तुम बहुत अच्छे आदमी लगे, इसलिए मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने जो औरत है वो बहुत खतरनाक है, उसने जो कहा है वो करके रहेगी, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दो। पंडित ने उसकी बात सुन और डर गया। नवीन फिर से पूछा अंडस्को अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित ने कहा अंडस्को मेरा नाम आरिफ त्रिपाठी है। नवीन ने कहा अंडस्को बहुत अच्छा नाम तुम्हारा। मान्या ने कहा अंडस्को अब तुम दोनों की बकवास बातें खत्म हो गई। नवीन ने जल्दी से कहा अंडस्को हाँ बिल्कुल, मैं मैरिज के पेपर्स लेकर आया हूँ। आरिफ बस बेबसी से उन दोनों को देख रहा था। मान्या ने कहा अंडस्को तो मुंह क्यों देख रहे हो, दो पेपर्स। नवीन ने जल्दी से अपने बाइग्स से पेपर्स निकाले और मान्या के हाथ में दे दिए। मान्या ने जल्दी से उस पर साइन कर दिया। आरिफ को मन नहीं था लेकिन मान्या जबरदस्ती उससे साइन करवा लिया। नवीन ने खुश होते हुए कहा अंडस्को मुबारक हो, अब से तुम दोनों मियाँ बीवी हो। मान्या ने नवीन को घूर के देखा। नवीन हड़बड़ाते हुए बोला अंडस्को मेरा मतलब था हस्बैंड एंड वाइफ। आरिफ को समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ हुआ क्या। नवीन ने कहा अंडस्को अब तुम दोनों ने शादी कर ली तो हिंदू रिवाज से भी कर लो। मान्या ने कहा अंडस्को इसकी कोई जरूरत नहीं। नवीन ने कहा अंडस्को मेरा मतलब था कि अभी अगर तुम वहां जाओगी तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, ना कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम्हें सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। मान्या ने भी सोचा और आरिफ से बोली अंडस्को ठीक है चलो, सुंदर लगाओ मुझे। आरिफ हैरानी से मान्या को देखा।
मान्या ने फिर कहा, अंडस को देख क्या रहे हो, करो। आरिफ ने मजबूरन उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दिया। नवीन उनकी ये सब करते हुए एक फोटो खींच ली और बोला, अंडस को परफेक्ट। फिर बोला, अंडस को, अच्छा अब चलो, हमें अभी ही मानन विला जाना पड़ेगा। नवीन की बात सुन तीनों नीचे आ गए। वही सब बॉडीगार्ड अपने क्वीन के साथ किसी से शादी करता देख हैरान रह गए। वही आरिफ भी उन सब को देख हैरान था। नवीन दूसरी अपनी कार में बैठ गया और मान्या अपनी ब्लैक फरारी में बैठ गई। वही आरिफ बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि वो किसके पास बैठे। मान्या ने देखा कि आरिफ वहीं बाहर खड़ा है तो वो बोली, अंडस को, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर बैठो। आरिफ जल्दी से मान्या के कार में बैठ गया। नवीन और बाकी सब ने मान्या को हैरानी से देखा क्योंकि मान्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई दूसरा इंसान मान्या के कार में बैठे। लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे, वो लोग चल पड़े। आरिफ ने मान्या की ओर देखा जो कार चला रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो हिचकिचाते हुए बोला, अंडस को, मैडम जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मान्या ने उसकी ओर देखा, फिर सामने की ओर देखते हुए बोली, अंडस को, हुमम पूछो। आरिफ ने कहा, अंडस को, आप हैं कौन? मान्या ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, अंडस को, माफिया क्वीन। आरिफ हैरान रह गया। छतरी माफिया क्वीन का हस्बैंड। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Like, share and comment for more episodes. आरिफ मान्या की बात सुन चौंक गया। वो मान्या को देखने लगा जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दी। आरिफ उसकी मुस्कान देख डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अंडस को, हम कहाँ जा रहे हैं? मान्या ने आरिफ की ओर देखा। आरिफ उससे डरा सहमा। मान्या को आरिफ बहुत क्यूट लगा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उससे डर रहा था। मान्या को किसी से प्यार से बात करना तो आता था नहीं, इसलिए वो पहले ही वाले रूड टोन में बोली, अंडस को, तुम वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। आरिफ ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। मान्या को उसको देख बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी अपने अंदर ही दबा लिया। वो सब जल्दी ही बेंगलो के सबसे बड़े मैरिज बैंक्वेट हॉल के सामने पहुंचे। आरिफ ने उस बैंक्वेट हॉल को देखा और हैरानी से देखा, लेकिन कहा नहीं। मान्या ने देखा आरिफ कार से नीचे नहीं उतर रहा है तो उसने उससे कहा, अंडस को, नीचे उतरो। आरिफ हड़बड़ा गया और मान्या को देखा जो उसे ही बिना कोई भाव से देख रही थी। आरिफ ने हाँ में सिर हिला दिया और नीचे उतर गया। मान्या भी नीचे जैसे डोर खोलने गई, उससे पहले एक बॉडीगार्ड ने उसकी ओर का डोर खोल दिया। मान्या को उस बॉडीगार्ड पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने पहले आकर आरिफ के ओर का डोर नहीं खोला, लेकिन मान्या की ओर की डोर खोलने आ गया। मान्या नीचे उतरी और गुस्से भरी नजरों से उस गार्ड को देखा। वो गार्ड उसकी गुस्से भरी नजर देखकर डर गया। मान्या ने उस सब गार्ड से कहा, अंडस को, तुम सब आज मुझे मेरे डिकियो वैली में मिलने चाहिए। सब गार्ड्स उसकी बात सुन हैरान रह गए। उनकी तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि डिकियो वैली वो सब जाते थे जिन्होंने कोई गलती कर दी हो और वहां मौत से भी ज्यादा खतरनाक सजा मिलती थी। उन सब बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। मान्या ने उन्हें बिना देखे आरिफ से कहा, अंडस को, चलो। आरिफ बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा थे कि हो क्या रहा है। नवीन ने उसे देख लाचारी से अपना सिर हिला दिया। नवीन आरिफ के पास गया और बोला, अंडस को, आरिफ चलो, वरना ये औरत अपनी असली रूप में आ गई ना, हम दोनों को भी छोड़ेगी नहीं। आरिफ उसकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिला लिया। तभी मान्या उस बैंक्वेट हॉल के एक रूम में जाने लगी। आरिफ और नवीन उसे हैरानी से देखने लगे कि वो यहाँ क्यों जा रही है। मान्या ने उन्हें देखा, वो उसे हैरानी से देख रहे हैं तो बोल, अंडस को, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस पंडित को ऐसे इस कपड़े में तो नहीं ले जा सकती ना। नवीन को अब समझ आया कि मान्या ने आरिफ को कपड़े चेंज करवाने यहाँ लाई है। उसने आरिफ की ओर देखा जो धोती कुर्ता पहना हुआ, लेकिन वो इस कपड़े में भी सुंदर दिख रहा था। आरिफ को मान्या की बात सुन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मान्या आरिफ की ओर देखते हुए कहा, अंडस को, जाओ अंदर, वहाँ तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं। आरिफ ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और अंदर चला गया। उसने देखा वहाँ बेड पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। वहीं बाहर मान्या उस स्वीट के सोफे आराम से किसी क्वीन के जैसे बैठी हुई थी। नवीन उसके सामने वाले सोफे में बैठा हुआ था।
नवीन ने मान्या से पूछा, अंडरस्को मान्या ये बाहर क्या था, तुम ऐसे कब से अपने कार में दूसरों को बैठाने लगी? मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडरस्को वो मेरा हस्बैंड है, कोई साधारण इंसान नहीं, माफिया क्वीन का हस्बैंड, ऐसे कैसे दूसरे के कार में बैठने देती उसे? नवीन ने हैरानी से उसे देखा और कहा, अंडरस्को तुम इतनी जल्दी उसे अपना हस्बैंड मानने लगी? मान्या ने कहा, अंडरस्को हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नवीन ने जल्दी से कहा, अंडरस्को नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उस रूम का दरवाजा खुला। मान्या और नवीन दोनों ने उस तरफ देखा जहां एक हद से ज्यादा हैंडसम आदमी एक डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ। मान्या तो उसे देखते रह गई, नवीन तो अपने जगह से ही उठ गया। आरिफ धीरे धीरे उन लोगों के पास आया और मान्या की ओर देखा जो उसे बिना कोई भाव से देख रही थी। आरिफ ने हिचकिचाते हुए पूछा, अंडरस्को मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना? नवीन ने खुशी से कहा, अंडरस्को ठीक, तुम तो किसी हीरो जैसे दिख रहे हो। आरिफ को बहुत खुशी हुई, वो मान्या की ओर मुड़ा और बोला, अंडरस्को मैडम जी अब हम चल सकते हैं। मान्या ने उसके मुंह से मैडम सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्को वहाँ मुझे मैडम मत बोलना, समझे तुम? आरिफ ने भोलेपन से कहा, अंडरस्को तो क्या बोलूं? मान्या को उसका चेहरा देखकर कुछ कहने को मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो नवीन की ओर इशारा की। नवीन समझ गया, वो आरिफ की ओर गया और उससे बोला, अंडरस्को देखो तुम दोनों की शादी हो चुकी है ना? आरिफ हाँ में सिर हिला। नवीन, अंडरस्को तो तुम उसे मैडम मत बोलना, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं वैसे ही बात करना। आरिफ ने समझकर हाँ में सिर हिला दिया। मान्या उन दोनों को देख इरिटेट हो रही थी, वो बोली, अंडरस्को तुम दोनों का हो गया, अब चलो। आरिफ नवीन ने मान्या को बुरा सा मुंह बना के देखा। मान्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह से उठ गई और जाने लगी। वो दोनों भी एक दूसरे को लाचारी से देखकर उसके पीछे जाने लगे। वहीं बाहर युवराज की शादी हो रही थी। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था क्योंकि मिसेज माया कोई अनजान लड़की को उठा के ले आई थी शादी करने के लिए। क्योंकि युवराज त्रिशा से शादी पहले करने वाला था। त्रिशा युवराज की गर्लफ्रेंड थी जिससे युवराज बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए मिसेज माया ने एक नई लड़की शादी करने के लिए आई थी। युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम प्रॉपर्टी के लिए इतनी पागल है कि वो उसकी शादी किसी भी ऐरे गेरे लड़की से करवा देगी। वो मंडप में बैठा हुआ, उसका चेहरा गुस्सा से तमतमा रहा था। वहीं मिसेज माया एक लड़की को लेकर आ रही थी, उसके चेहरे पर बहुत बड़ा घूंघट डाला हुआ था। युवराज को उसको देखने कोई शौक नहीं था, वो तो जबरदस्ती उस लड़की से शादी कर रहा था। वो लड़की घबराते हुए उस मंडप पर आ रही थी। मिसेज माया ने उस लड़की उसके बगल में बैठा दिया और पंडित जी से कहा, अंडरस्को पंडित जी शादी शुरू कीजिए। युवराज ने मिसेज माया को खींच के देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। पंडित जी ने शादी करवाना शुरू कर दिया। वही मान्या उन दोनों के बक बक से पागल हुए जा रही थी। आरिफ और नवीन इतना बात कर रहे थे जितना कोई लड़की भी किसी लड़की से न करे। तभी मान्या को उसका असिस्टेंट रेहान का कॉल आया। मान्या ने उठा लिया और बोली, अंडरस्को बोलो। रेहान ने कहा, अंडरस्को क्वीन त्रिशा मिल गई, वो अभी चेन्नई में है, वो अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ है। मान्या ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या अगर वो वहाँ है तो युवराज किससे शादी कर रहे हैं? रेहान ने कहा, अंडरस्को क्वीन पता चला है कि मिसेज मानन ने किसी लड़की को उठा लाई है उनसे शादी करने के लिए। मान्या ने कहा, अंडरस्को ठीक है, उस त्रिशा पे नजर रखो। रेहान ने कहा, अंडरस्को ओके क्वीन। मान्या ने अपने मन में कहा, अंडरस्को अच्छा हुआ कि त्रिशा खुद यहाँ से चली गई, मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बेवकूफ़ युवराज को उस घटिया लड़की त्रिशा से प्यार कैसे हो गया, लेकिन पता नहीं अब युवराज को किससे शादी कर रहा है। आरिफ ने मान्या को कुछ सोचते देखा तो उससे पूछा, अंडरस्को आप रुक क्यों गई, चलिए। मान्या अपने होश में आई और बोली, अंडरस्को हम अभी नहीं जाएंगे। नवीन और आरिफ ने उसे हैरानी से देखा क्योंकि मान्या ने उन दोनों से कितनी बार कहा था कि जल्दी चलो, लेकिन अब कह रही है अभी नहीं जाएंगी। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मान्या को कभी कभी क्या हो जाता है। फॉर प्रॉपर्टी पेपर्स। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Like, share and comment for more episodes. वही युवराज की शादी संपन्न हो चुकी थी।
पंडित जी ने कहा अंडस्को अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लें। युवराज को कोई शौक नहीं था लेकिन प्रॉपर्टी के चक्कर में उसे ये सब करना पड़ रहा था। वो दोनों मिसेज माया के पास आए और उनके पैर छू लिए। मिसेज माया को तो जैसे यही मुराद थी, वो भर भर के आशीर्वाद दी, बोली अंडस्को सदा सुखी रहो, और अपने मन में बोली अंडस्को और मुझे ये घर की मालकिन बनवा दो। तभी वहां मिस्टर आनंद मानन के लॉयर आए। मिसेज माया का तो इसी बात का ही वेट था। लॉयर ने कहा अंडस्को मिसेज मानन, अब आपके बेटे की शादी हो चुकी है तो मिस्टर मानन के वहीसत के अनुसार उनकी मौत किसी वजह से हो गई तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनकी बेटी मिस मान्या मानन के नाम हो जाएगी। लेकिन मिस मानन की शादी अगर मिस्टर युवराज मानन से पहले नहीं हुई होगी तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर युवराज मानन की नाम हो जाएगी। मिसेज माया को तो यही सुनना था। वो बोली अंडस्को हाँ, मान्या की शादी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए अभी ये सारी प्रॉपर्टी युवराज की है, राइट। वो लॉयर मिसेज माया को घिन भरी नजरों से देख रहा था। उसने ऐसी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी जिसके पति को मरे हुए ढंग से 24 घंटे भी नहीं हुए वो प्रॉपर्टी के लिए अपने बेटे की शादी करवा रही थी। वही सब मेहमान भी उस बेशर्म औरत को देख रहे थे जिसे सिर्फ प्रॉपर्टी से फर्क पड़ता था। युवराज अपनी मोम को देख इरिटेट हो रहा था। वो बोला अंडस्को मोम आप क्या कर रही हैं? मिसेज माया ने बेशर्मी से कहा अंडस्को मैं क्या कर रही हूँ, बस मिस्टर खेर को सच्चाई बता रही हूँ कि मान्या की शादी नहीं हुई है। युवराज अपनी मोम के बेशर्मी देख हैरान था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मिसेज माया बोली अंडस्को अच्छा आप पेपर ले आए न? मिस्टर खेर ने कहा अंडस्को हाँ ये रहा। वो पेपर्स मिसेज माया ने उनके हाथ से छीन लिया और पागलों की तरह उस पेपर्स को देखने लगी। वही युवराज अपनी मोम की ये सब हरकत देख थोड़ा एम्बाज हो रहा था। वही वो लड़की, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। मिसेज माया ने कहा अंडस्को अब ये प्रॉपर्टी मेरी हुई, राइट। मिस्टर खेर ने कहा अंडस्को नहीं मिसेज मानन ये आपकी अभी नहीं हुई है, ये पेपर में मिस्टर युवराज मानन के सिग्नेचर लगेगा तब वो आपके बेटे का होगा। मिसेज माया ने कहा अंडस्को हाँ हाँ मेरा मतलब था कि युवराज का होगा। मिस्टर खेर ने कहा अंडस्को मिस्टर युवराज आप यहाँ आकर इस पेपर्स में सिग्नेचर कर दीजिए। युवराज को इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपनी मोम के वजह से ये सब कर रहा था। वो बेमन से वहां गया और पेपर्स में साइन कर दिया। युवराज बोला अंडस्को हो गया, अब ये मेरे प्रॉपर्टी हुई। मिसेज माया तो खुशी पागल हो रही थी क्योंकि उसकी सालों की मुराद जो पूरी हो चुकी थी वो मिस्टर खेर से पेपर्स लेने ही वाली थी कि मिस्टर खेर ने हंसते हुए कहा अंडस्को नहीं मिस्टर युवराज अभी नहीं। मिसेज माया और युवराज ने ना समझी में मिस्टर खेर को देखने लगे। मिस्टर खेर ने कहा अंडस्को इसमें मिस्टर युवराज की वाइफ की भी सिग्नेचर लगेंगे। युवराज का चेहरा काला हो गया। वाइफ वो उसे नौकर भी नहीं समझता था लेकिन उसके साथ में सिग्नेचर के बारे में सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो उसके नाम के साथ अपना नाम तो बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता था लेकिन मजबूरी थी कि उसे करना पड़ रहा था। मिसेज माया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए वो पीछे खड़ी लड़की से बोली अंडस्को माही तुम वहाँ क्या कर रही हो, आओ यहाँ। वही पीछे लड़की जो डरी सहमी खड़ी थी अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और मिसेज माया को देखने लगी जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उनके पास गई। युवराज उससे चिढ़ हो रही थी, वो उनके पास गई। मिसेज माया ने कहा अंडस्को माही बेटा ये लो इस पर साइन कर दो। माही ने कांपते हाथों से पेन लिया और जैसे उस पेपर्स पर साइन करने गई तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजी अंडस्को मेरी प्रॉपर्टी आप किसे दे रहे हैं मिस्टर खेर। सब हैरान रह गए। सब ने एंट्रांस पर देखा जहां एक लड़की ब्लैक पेसल वन पीस पहनी हुई थी। वो सब माफिया बॉसेस जो शादी अटेंड करने आए थे उस लड़की को ग्रिट किए। वो लड़की अपने हाथ बांधे बड़े रोब से वहां आ रही थी। उसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा हुआ था जिसके वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिख रहा था लेकिन उसका खतरनाक ऑरा सबको महसूस जरूर हो रहा था। मिसेज माया ने गुस्से में कहा अंडस्को तुम यहाँ क्या रही हो और क्या कहा तुमने, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मान्या क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? युवराज की शादी हो चुकी है, वो भी तुमसे पहले। मान्या
मान्या ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को रियली कंग्रेचुलेशंस मिस्टर युवराज मानन फॉर योर मैरिज। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता गया, क्योंकि उसे पता था कि त्रिशा को मान्या ने ही गायब करवाया है। मिसेज माया ने कहा, अंडरस्को हमें तुम्हारी बधाई नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। मान्या ने कहा, अंडरस्को ऐसे कैसे, मिस्टर खेर यहाँ है और मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे मिस्टर खेर से काम है। अगर तुम लोग का यहाँ शादी हो चुकी है तो खुशी से जाओ। मिसेज माया ने दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को कौन सी प्रॉपर्टी, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? वो सब अब युवराज की है और युवराज ने सिग्नेचर भी कर दी है, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। मान्या ने कहा, अंडरस्को हाँ युवराज ने किया है, उसकी वाइफ ने नहीं, तो अभी भी ये प्रॉपर्टी युवराज की नहीं हुई है। मिसेज माया ने कहा, अंडरस्को उसकी वाइफ भी कर देगी। इतना कह वो माही को अपने हाथ से पकड़ कर ले आई और बोली, अंडरस्को माही साइन करो। मान्या ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा, वो मिस्टर खेर से बोली, अंडरस्को मिस्टर खेर ये प्रॉपर्टी पहले किसे मिलनी चाहिए? मिस्टर खेर ने कहा, अंडरस्को आपको मिस मानन, लेकिन आपकी शादी हुई नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी मिस्टर युवराज को दे दी जाएगी। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को और आप सबको किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? सब मान्या की बात सुन हैरान रह गए। ये बहुत बड़ी न्यूज थी, बंगलौर की माफिया क्वीन की शादी हो गई। ये न्यूज तो जैसे आंख थी, सब माफिया बोसेस मान्या को आंखें और मुंह फाड़े देख रहे थे। मिस्टर खेर ने भी हैरानी से कहा, अंडरस्को आपका क्या मतलब है मिस मानन, क्या आप मैरिड है? मान्या ने कहा, अंडरस्को शायद मैंने वही कहने की कोशिश की है मिस्टर खेर। मिसेज माया और युवराज तो शॉक्ड खड़े थे और माही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। मिसेज माया ने जल्दी से कहा, अंडरस्को ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी कोई शादी नहीं हुई है। मान्या ने स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को क्या आप सबको मेरे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र दिखाई नहीं दे रही है? सब मान्या की बात सुनकर सब मान्या की ओर देखने लगे, जहां मान्या ने सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। मिसेज माया और युवराज तो हैरान थे, उन्होंने सोचा कि मान्या ने सच में शादी तो नहीं कर ली, लेकिन मिसेज माया कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, अंडरस्को ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने झूठ मूठ की ये सुंदर और मंगलसूत्र पहन रखा है, इसका कोई शादी नहीं हुई है। मान्या ने कहा, अंडरस्को क्या आप सब मेरी शादी की सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको मेरे मैरिज की सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। इतना बोल उसने तेज आवाज में कहा, अंडरस्को नवीन। नवीन जो बाहर खड़ा तो वो जल्दी से अंदर गया और बोला, अंडरस्को येस बॉस। मान्या ने कहा, अंडरस्को इन्हें मेरी शादी की सर्टिफिकेट दिखा दो। नवीन ने कहा, अंडरस्को ठीक है। इतना कह वो मिस्टर खेर को मान्या की मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया। मिसेज माया तो पैनिक हुए जा रही थी, वो बोली, अंडरस्को ये नकली है। मिस्टर खेर ने कहा, अंडरस्को ये रियल सर्टिफिकेट है। सब हैरान रह गए। मिसेज माया ने कहा, अंडरस्को नहीं ये हो सकता है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, अभी तो तुम्हें अपने पति की भी सिग्नेचर लगेंगे और मुझे पता है तुमने सिर्फ ये शादी नाम की है। मान्या ने हंसते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा आप सब मेरे हस्बैंड से भी मिलना चाहते हैं तो लीजिए मिल लीजिए। इतना बोल वो बोली, अंडरस्को आरिफ बेबी कम हियर। सब उसका नाम सुन इंटरेस्ट में देखने लगे, जहां एक खूबसूरत सा लड़का अंदर आ रहा था, सब उसे देख हैरान थे। Chapter 5 She is my wife. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Like, share and comment for more episodes. सब एंट्रैक्स की ओर देखने लगते हैं, जहां हद से ज्यादा खूबसूरत इंसान अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी, जिसे देख सब कंफ्यूज हो रहे थे। वहीं मान्या ने उसे घबराता देख उसकी आंखें सर्द हो गई। वो नवीन की ओर मुड़ी, जैसे कह रही हो इसका हुलिया ठीक करो। नवीन जैसे समझ गया हो, वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, अंडरस्को आरिफ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या समझाया था, बाहर सब भूल गए क्या? यहाँ तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें माफिया के हस्बैंड की तरह बिहेव करना है, एकदम कड़क मिजाज का होना है। आरिफ ने घबराते हुए बोला, अंडरस्को क्या करूं सर, यहाँ इतने लोगों को देखकर मुझे घबराहट हो रही है। नवीन ने कहा, अंडरस्को अरे मुझे सर मत बोलो, मैंने कहा न यहाँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। आरिफ ने कहा, अंडरस्को लेकिन सर।
नवीन ने कहा अंडरस्को लेकिन वेकिन छोड़ो और चलो, मान्या ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो वरना वो हम दोनों को सजा देगी। ये सुन आरिफ घबरा गया। वो बोला अंडरस्को मैडम जी बुला रही है। इतना बोल वो जोर से बोला अंडरस्को मैडम जी मैं आ रहा हूँ। नवीन ने अपना सर पिट लिया और अपने मन में बोला अंडरस्को ये आरिफ मुझे मरवा के रहेगा। वो जल्दी से उसके पीछे जाने लगा। वही सब आरिफ के ऐसे मान्या को मैडम बोले जाने हैरान थे। वो काना फूसी करने लगे। किसने कहा अंडरस्को, क्या यही क्वीन का हस्बैंड? दूसरे ने कहा अंडरस्को हाँ लगता तो यही है, कितना सुंदर है ये। किसी दूसरे ने कहा अंडरस्को अगर ये क्वीन का हस्बैंड है तो ये मैडम जी क्यों बोल रहा है? दूसरे किसी ने कहा अंडरस्को शायद नाम का हस्बैंड है, ये कोई काम का नहीं है। किसी और ने कहा अंडरस्को सही कह रहे हो तुम। वही उस सब की बात मान्या भी सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा, उसने गुस्से से उन लोगों को घूरा। वो लोग चुप हो गए, लेकिन मिसेज माया को उनकी बात सुन बहुत खुशी हो रही थी। युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं, वो बस सामने एंट्रांस से आते उस आदमी को देख रहा था, जिसे देख वो सोच में पड़ गया कि ये है कौन। वही मान्या आते हुए आरिफ को देख रही थी जो थोड़ा थोड़ा भागते हुए आ रहा था। मान्या ने अपने खाली आंखों से उसे देखा। आरिफ आकर सीधा मान्या को गले लगा, जिसे देख सब हैरान रह गए। मान्या खुद हैरान रह गई। आरिफ ने थोड़े परेशान होते हुए बोला अंडरस्को बेबी तुम ठीक तो हो ना? वही आरिफ के मुंह से बेबी सुन सबकी जैसे कान ही बहरे हो गए। वो लोग हैरानी से आरिफ को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी मान्या द माफिया क्वीन को ऐसे गले लगाए, ऊपर से बेबी भी बोले। मान्या तो शॉक्ड खड़ी थी। वो सोची कि इसे क्या हुआ है। वही नवीन भी अपने मन में बोला अंडरस्को लगता है इसका दिमाग हिल गया है। पहले तो मैडम जी बोला, अब बेबी बोल रहा है, ऊपर अपने सामने मौत की देवी को गले लगाए खड़ा है। मुझे मौका देखकर निकल जाना चाहिए वरना ये मेरी अस्थि यहीं से निकलेगी। वही मिसेज माया को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से बोली अंडरस्को ये क्या बदतमीजी है? आरिफ ने कुछ नहीं कहा और मान्या से होता है। वही मान्या उसे शॉक्ड होकर देख रही होती है। आरिफ ने उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और परेशानी वाले स्वर में बोला अंडरस्को स्वीटहार्ट तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? मान्या को तो जैसे शॉक्ड पर शॉक्ड लगे जा रहा था। वो अपने मन में बोली अंडरस्को अरे इस पंडित को आज हुआ क्या है? अभी मुझे मैडम जी बोल रहा था, अब वो मुझे बेबी स्वीटहार्ट बोलने लगा। वही मिसेज माया को आरिफ के बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली अंडरस्को क्या कहा तुमने? हमने इस बेहुदा लड़की को तंग किया? अरे तंग तो ये कर रही है हमारे बेटे के शादी में आकर। आरिफ को मिसेज माया के बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से पलटा और चिल्ला के बोला अंडरस्को माइंड योर लैंग्वेज मिस, हु आर यू? आर शी इज माई वाइफ, माई स्वीट एंड लवली वाइफ। अगले बार से मेरी वाइफ के बारे में कुछ ऐसा कहा न तो जान निकाल दूंगा। सब आरिफ की इतनी तेज आवाज सुनकर डर गए। एक बार के लिए तो मान्या भी अंदर से हिल गई थी। वो सोची अंडरस्को इस पंडित को आखिर हुआ क्या है? क्या किया है ये नवीन ने? उसने जल्दी से नवीन को देखा जैसे पूछ रही हो क्या किया तुमने इस पंडित के साथ? नवीन खुद आंखें और मुंह फाड़े आरिफ को देख रहा था। वो भी मान्या के इशारे को समझ गया। वो भी उसे एक बेचारा वाला लुक देते हुए बोल रहा हो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस पति पंडित को क्या हुआ है। युवराज आरिफ को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे अब इस नौटंकी से चिढ़ हो रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिसेज माया ने कहा अंडरस्को अच्छा तो तुम हो इसके पति, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों की शादी हुई है? आरिफ ने कड़क टोन में कहा अंडरस्को मैं किसी अरे गेरे इंसानों को अपने शादी की सर्टिफिकेट दिखाता नहीं फिरता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरी स्वीटहार्ट ने पहले ही आपको हमारी शादी की सर्टिफिकेट दिखा चुकी। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें देखने भी नहीं आता, सर्टिफिकेट तो दूर की बात है। मिसेज माया को आरिफ की बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐरा गैरा बोलने की? तुम गंदी नाली की। इतना ही बोल पाई थी। आरिफ ने उनकी बात काटते हुए बोला अंडरस्को एक वर्ड और नहीं, जवान संभाल के बात करो। माफिया का हस्बैंड हूँ तो तुम लोग सोच सकते हो मैं कितना बड़ा वाला डॉन हूँगा। मेरे स्वीटहार्ट को मैंने अपनी प्रॉपर्टी लाने दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भी बोले।
वही मान्या तो आरिफ बातें सुनकर शोक पे शोक हुए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरिफ को कैसे रोके। वो उसे अपनी ओर खींच ली। आरिफ ने परेशानी में कहा, अंडस को क्या हुआ बेबी, कुछ प्रॉब्लम? मान्या ने धीरे से कहा, अंडस को ये क्या लगा रखा है? आरिफ ने भी धीरे से कहा, अंडस को मैडम जी आप टेंशन न ले, ये तो एक नाटक चल रहा है, आप सिर्फ इस चीज को मनोरंजन लो। इतना कह वो फिर से बोला, अंडस को मेरी स्वीट हॉट यहाँ सिर्फ अपना प्रॉपर्टी लेने आई थी, ना कि तुम लोगों का सड़ा हुआ चेहरा देखने। फिर वो मिस्टर खेर की ओर देखते हुए बोला, अंडस को आप ही लॉयर है? मिस्टर खेर हड़बड़ा गए। वो बोले, अंडस को हाँ मैं ही हूँ। आरिफ ने कहा, अंडस को पेपर्स कहाँ है? मिस्टर खेर युवराज की ओर देखते हैं। आरिफ समझ जाता है, जल्दी उससे पेपर्स लाने जाता है। लेकिन मिसेज माया ये कैसे होने देती? वो जल्दी से युवराज से पेपर्स छीन लेती है और अपने पीछे छुपा के कहती है, अंडस को ये मेरा प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरा समझे तुम। सब उस पागल औरत को लाचारी से देख रहे थे। आरिफ आगे बढ़ते हुए बोला, अंडस को बिल्कुल नहीं समझा तुम्हारी बात, शांति से मेरे स्वीटहार्ट की प्रॉपर्टी पेपर्स दे दो। मिसेज माया ने कहा, अंडस को कभी नहीं। आरिफ झट से मिसेज माया के हाथ से पेपर छीन लिए और एक टीजिंग स्माइल दे दी। फिर वो मान्या की ओर गया और पेपर्स दिखाते हुए बोला, अंडस को साइन इट बेबी। मान्या तो उसे हैरानी से देख रही थी। आरिफ उसके कान के पास जाकर बोला, अंडस को साइन कीजिए मैडम जी। मान्या उसके पास आने से सिहर उठी। वो जल्दी से आरिफ को देखती है जिसका सुंदर चेहरा उसके सामने था। वो जल्दी से खुद संभालती है और पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर आरिफ भी उस पेपर्स पर साइन कर देता है। मिसेज माया सिर्फ नफरत भरे नजरों से उन लोगों को देख रही होती है। आरिफ ने कहा, अंडस को बेबी चलो यहाँ से, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है। मान्या ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी। आरिफ उसके पीछे जाकर बोला, अंडस को बेबी वेट आई एम कमिंग। उन दोनों के पीछे नवीन भी चला गया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, अंडस को लगता है क्वीन का हस्बैंड कोई बहुत बड़ा आदमी है, देखा तुमने कितने रौब से बात कर रहा था। वही किसी दूसरे ने कहा, अंडस को बिल्कुल सही कहा, क्वीन ने अपने लिए एकदम अपने जैसा ही हस्बैंड खोजा है। देखो मिसेज मानन और मिस्टर युवराज का कैसे उन्होंने बैंड बाजवा दिया। किसी और ने कहा, अंडस को सही कहा तुमने। वही सब बातें युवराज और मिसेज माया भी सुन रही थी। उनका खून खौल रहा था। मिसेज माया का सालों का अरमान धरा का धरा रह गया। उनका ये प्रॉपर्टी लेने का सपना पूरा टूट गया। वही युवराज का तो बात ही मत पूछो। पहले से उसे इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी मोम के लिए ये सब में शामिल हुआ। उसके वजह से उसे किसी अनजान लड़की से शादी करनी, लेकिन उसे न प्रॉपर्टी मिली नहीं उसका प्यार। वो अपने पगड़ी को वहीं फेंक के गुस्से से कहा, अंडस को हो गया तमाशा, मिल गया आपको प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने मेरी शादी करवाई थी। मिसेज माया ने कुछ नहीं कहा। युवराज ने फिर से कहा, अंडस को आपकी प्रॉपर्टी के जिद के मैंने त्रिशा से शादी नहीं की और एक अनजान लड़की से शादी कर ली, पर ये लड़की जो कोई भी है, मैं इस लड़की को कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानने वाला। इतना कह वो चला गया। उसके ऐसे चिल्लाने से माही डर गई। उसके आंखों से आंसू आ गए। वही मिसेज माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस्टर खेर को उस लड़की पे दया आ गया। वो सोचे क्या गलती थी। उन्हें एक आइडिया आया। मिस्टर खेर ने कहा, अंडस को मिसेज मानन देखिए, अगर आपको मिस्टर मानन का बिजनेस चाहिए तो आपको इस लड़की को अपने पास रखना पड़ेगा। मिसेज माया ने चौंकते हुए कहा, अंडस को कौन सा बिजनेस? मिस्टर खेर, अंडस को एक बिजनेस है मिस्टर मानन का, जिसके बारे में मिस मानन को भी नहीं पता, लेकिन अगर मिस्टर युवराज को ये प्रॉपर्टी चाहिए तो उन्हें ये शादी निभाना पड़ेगा। मिसेज माया ने कहा, अंडस को अच्छा तो ठीक है, मैं युवराज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो इस शादी को निभाए। इतना बोल वो माही को बोली, अंडस को चलो। माही सपक गई और धीरे कदमों से चली गई। वही सब माफिया बॉसेज इतना अच्छा फैमिली ड्रामा देखकर धीरे धीरे वहां से चले गए।